सभी को नमस्कार। आप सभी का स्वागत है। इकोनॉमिक्स की इस कक्षा में हम कक्षा 11 के यूनिट 5 के बारे में पढ़ेंगे। यूनिट 5 की लेक्चर में यूनिट 5 का जो हमने शुरू किया था उसमें 2 लेक्चर इससे पहले हो चुके हैं। ये थर्ड लेक्चर है। उन 2 लेक्चर्स में हमने कंज्यूमर बिहेवियर, उपभोक्ता संतुलन के बारे में बात की थी। ये इसका थर्ड लेक्चर है, डिमांड। इस डिमांड चैप्टर में हम क्या क्या चीज़ें पढ़ेंगे, पहले इस पे एक नज़र डालते हैं। इसमें डिमांड में हमारा इस साल सिलेबस क्या क्या है। डिमांड, मांग क्या है, मार्केट डिमांड, डिटर्मिनेंट्स ऑफ डिमांड, डिमांड शेड्यूल, डिमांड कर्व कि ग्राफ कैसे बनेगा डिमांड का, डिमांड शेड्यूल मीन्स उसकी टेबल कैसे बनाएंगे। डिमांड डिटर्मिनेंट्स का मतलब है कि डिमांड जो हमारी मांग है उसको किस किस चीज़ से प्रभावित होती है, किस किस चीज़ पर निर्भर होती है। डिमांड कर्व एंड इट्स और उसका स्लोप, मूवमेंट अलोंग एंड शिफ्ट इन डिमांड कर्व, डिमांड कर्व में मूवमेंट कैसे होता है या शिफ्टिंग कैसे होती है। ये वाला पार्ट हम इस क्लास में पढ़ेंगे। इसके बाद एक क्लास और होगी प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड के लिए। तो हमारे पास इस यूनिट को हमने 3 पार्ट में बांट लिया कि फर्स्ट पार्ट में कंज्यूमर इक्विलिब्रियम के बारे में पढ़ा था जिसमें 2 क्लास हुई थी। अब ये सेकंड पार्ट है, इसमें हम डिमांड के बारे में पढ़ेंगे, डिमांड के बारे में जानेंगे। इसके बाद प्राइस इलास्टिसिटी का तीसरा चैप्टर होगा। तो आइए शुरू करते हैं। सबसे पहला, व्हाट इज डिमांड। आप मार्केट में जाते हैं, बहुत सारी चीज़ें खरीदते हैं, तो आखिर ये डिमांड है क्या। डिमांड फॉर ए कॉमोडिटी, कॉमोडिटी मीन्स एनी गुड, जितने भी कॉमोडिटीज, गुड्स, वस्तुएं, सेवाएं, इसमें सेवाएं भी आ जाती हैं बेटा, सर्विसेज भी हैं, ये इंक्लूड है इसमें। जब भी हम कॉमोडिटी की बात करेंगे, गुड्स की बात करेंगे, तो इकोनॉमिक्स में गुड्स एंड सर्विसेज इंक्लूड मानी जाती हैं। डिमांड्स फॉर ए कॉमोडिटी इज डिजायर टू बाई ए कम्युनिटी बेक्ड विद सफिशियंट परचेजिंग पावर एंड द विलिंगनेस टू स्पेंड। देखिएगा 3 चीजें हो गई बेटा। डिजायर टू बाई, किसी भी चीज़ की डिमांड है ना। मैं मान लीजिए किसी हवाई जहाज़ की डिमांड कर रहा हूँ, सोच रहा हूँ कि यार मैं हवाई जहाज़ खरीद लूँ, ऐसा ज़रूरी नहीं है कि वो डिमांड हो गई मेरी, है ना। किसी भी चीज़ की डिमांड के लिए 3 हमारे पास चीज़ें होनी ज़रूरी हैं, 3 तत्व होने ज़रूरी हैं। पहला, डिजायर टू बाई, खरीदने की इच्छा, है ना। मैंने इच्छा की कि मैं हवाई जहाज खरीद लूं। दूसरी, सफिशिएंट परचेजिंग पावर, मेरे पास खरीदने की पर्याप्त रूप से क्रय शक्ति हो, क्षमता हो, है ना। अब मेरे पास इतने पैसे नहीं है कि मैं हवाई जहाज खरीद सकूं, तो इसका मतलब मेरी एरोप्लेन की कोई डिमांड नहीं मानी जाएगी। केवल एक ही पार्ट पूरा कर रहा हूं मैं, कौन सा, डिजायर टू बाई, खरीदने की इच्छा है, खरीदने का सफिशिएंट परचेजिंग पावर, मेरे पास खरीदने की क्रय शक्ति की पर्याप्त शक्ति नहीं है, पर्याप्त क्रय शक्ति नहीं है। एंड द तीसरी, जो तीसरा कंटेंट है, द विलिंगनेस टू स्पेंड, और जो मेरे पास परचेजिंग पावर है उसको स्पेंड करने की, खर्च करने की इच्छा शक्ति भी हो। आपकी जेब में 50 रुपए हैं, आपकी इच्छा है समोसा खाने की या आइसक्रीम खाने की, आपकी इच्छा है, डिजायर टू बाई कम्युनिटी। 20 रुपए की आइसक्रीम आती है, आपकी जेब में 50 रुपए हैं, इट मीन्स सफिशिएंट परचेजिंग पावर भी है। लेकिन
हमेशा ही आप जब भी आपकी जेब में 50 रुपये होते हैं, आपकी इच्छा होती है, आप हमेशा ही आइसक्रीम खरीद के नहीं खाते। दो चीज़ें तो पर्याप्त हैं। तीसरी चीज़ कौन सी गड़बड़ कर रही है? विलिंगनेस टू स्पेंड। आपका पैसा खर्च करने की इच्छा शक्ति भी होनी जरूरी है। यदि ये इच्छा शक्ति नहीं है तो फिर आप उस चीज़ की डिमांड के बारे में बात नहीं करेंगे, आपकी डिमांड नहीं मानी जाएगी। तो क्या क्या चीज़ें होनी चाहिए? वस्तु को खरीदने की इच्छा, दूसरी चीज़ पर्याप्त क्रय शक्ति, और तीसरी चीज़ खर्च करने की तत्परता। आप खर्च करने की इच्छा भी रखते हो, खर्च कर सकते हो, है ना। ऐसा नहीं है कि फीस के पैसे घर से लेके चले और आइसक्रीम खाने का की डिजायर भी है, इच्छा भी है ना, उसके लिए आपकी जेब में पैसे भी हैं, पर खर्च करने की तत्परता नहीं है, इसलिए आपकी आइसक्रीम की उस दिन की डिमांड नहीं मानी जाएगी। अब बात समझ आई कि तीन तत्व, एलिमेंट्स कौन कौन से हैं जो मिलकर किसी चीज़ की डिमांड को पूरा करते हैं। अब बात करते हैं डिमांड की। व्हाट इज डिमांड? डेफिनेशन ऑफ डिमांड। डेफिनेशन ऑफ डिमांड की बात करें तो डिमांड रेफर्स टू डिफरेंट पॉसिबल क्वांटिटीज ऑफ कम्युनिटी। नहीं बेटा, ये गलत है, ये वर्ड है कॉमोडिटी। कॉमोडिटी means वही goods and services that the consumer is ready to buy at different possible price of that commodity। देखिएगा, इस चीज को थोड़ा सा आप यहीं से कॉन्सेप्ट क्लियर कर लेंगे तो आगे तक की समस्या हल हो जाएगी। डिफरेंट पॉसिबल क्वांटिटीज, मान लीजिए मैंगोज की बात करते हैं, आम की बात करते हैं। आप कभी 1 किलो आम खरीदने की बात करेंगे, कभी 2 किलो, कभी 5 किलो, है ना। रेडी टू बाई। अब कितना खरीदेंगे आप आम बाजार से, ये किस पे डिपेंड करेगा? प्राइस पे। उसका प्राइस क्या है? यदि मान लीजिए, एक एग्जांपल लेता हूं मैं अपने लिए, यदि आम 100 रुपये किलो हैं तो हो सकता है मैं 1 किलो ही खरीदूं। 50 रुपये किलो हो जाएं तो मैं 3 किलो खरीद लूं, और बाई चांस किसी दिन आम मुझे 20 रुपये किलो मिल जाए तो हो सकता है मैं 5 किलो भी खरीद लूं। अभी देखते हैं हम इसको। प्राइस। इको में जब भी आप कोई टेबल याद करें, जब भी कोई ग्राफ बनाए, डायग्राम बनाए, सिंपल चीज़ें लेके चलना। जो फिगर्स हैं वो भले ही मार्केट में रिलायबल हो या ना हो, उससे बहुत ज़्यादा मतलब नहीं है, याद करने में आसानी हो इसलिए सिंपल रखिएगा। मान लीजिए आइसक्रीम की कॉस्ट है। जब आइसक्रीम की कॉस्ट 1 रुपया होती है तो आप कितनी खाते हैं? 4। आइसक्रीम महंगी हो गई, 2 रुपये की हो गई, 4 के बजाय डिमांड रह गई आपकी 3। जब आइसक्रीम 3 रुपये की हो जाती है तो आपकी डिमांड और घट जाती है, 2 रुपये और महंगी हो गई 4 रुपये, तो डिमांड हो जाती है और भी कम। आप केवल एक आइसक्रीम खाते हैं। हो सकता है जब आइसक्रीम 5 या 10 रुपये की हो जाए तो आप शायद 0 आइसक्रीम खाएं, आप आइसक्रीम खाना बंद करते हैं। ऐसा ही होता है ना डिमांड का। जितनी चीज़ें महंगी होती जाएंगी, आपका कंजप्शन, आपका उपभोग, आपकी डिमांड, आपकी खरीदारी उतनी ही कम होती जाएगी। तो देखिए यहां लिखा हुआ है डिमांडेड क्वांटिटी। 2 वर्ड हैं, डिमांड और डिमांडेड क्वांटिटी, दोनों डिफरेंट हैं। अभी हम समझेंगे इसको। फिलहाल आप डिमांड की डेफिनेशन देखिएगा। डिमांड रेफर्स टू डिफरेंट पॉसिबल क्वांटिटीज। ये वाली, ये जो डिफरेंट पॉसिबल क्वांटिटीज हैं, यूनिट्स लिखी हुई हैं 4, 3, 2, 1 ऑफ ए कमोडिटी दैट कंज्यूमर इज रेडी टू बाई एट डिफरेंट पॉसिबल प्राइस। ये डिफरेंट पॉसिबल प्राइस लिखे हुए हैं। आइसक्रीम 1 रुपये की भी हो सकती है, 2 रुपये की भी हो सकती है, 3 की भी, 4 रुपये की भी हो सकती है।
समझ आई बात? इसका मतलब ये शेड्यूल जो हमने बनाया है, ये जो टेबल बनाई है, किसकी किसकी बनाई है? डिमांड शेड्यूल है, मांग अनुसूची है। और डिमांडेड क्वांटिटी, पहले इसको भी देख लेते हैं एक बार। वो अभी हमने किसकी डेफिनेशन पढ़ी? डिमांड की। और ये है डिमांडेड क्वांटिटी, मांग मात्रा। क्वांटिटी डिमांडेड रेफर्स टू ए स्पेसिफिक क्वांटिटी, विशिष्ट क्वांटिटी हो गई, विशिष्ट मात्रा हो गई, टू बी परचेज अगेंस्ट ए स्पेसिफिक प्राइस ऑफ कमोडिटी। इसको मैं दूसरे तरह से बात करूं तो आप कह सकते हैं, या मैं कह रहा हूं कि मैं जब आइसक्रीम 3 रुपए की होती है तो मैं 2 आइसक्रीम खाता हूं। तो ये इतना पार्ट है मेरा डिमांडेड क्वांटिटी। मैं किसकी बात कर रहा हूं? स्पेसिफिक प्राइस की बात कर रहा हूं, विशिष्ट कीमत की बात कर रहा हूं। और इस कीमत पर मैं कितनी आइसक्रीम खाता हूं? 2। स्पेसिफिक क्वांटिटी की बात कर ली मैंने। तो इसका मतलब मांग मात्रा या क्वांटिटी डिमांडेड में 2 चीज़ें हमें इंक्लूड करनी पड़ेंगी, स्पेसिफिक क्वांटिटी अगेंस्ट ए स्पेसिफिक प्राइस। तो ये मेरी एक डिमांडेड क्वांटिटी हो गई, ये डिमांडेड क्वांटिटी अलग हो गई, ये डिमांडेड क्वांटिटी अलग हो गई, ये चौथी डिमांडेड क्वांटिटी हो गई। यदि मैं इन सारी को एक जगह मिला दूं तो ये हो गई मेरी डिमांड। क्यों? क्योंकि डिमांड में मैंने क्या कहा? डिमांड में हमने करी डिफरेंट पॉसिबल क्वांटिटीज, विभिन्न संभव मात्रा, जितनी भी संभव हो सकती है। कितनी संभव हुई? 1 से लेकर 4 तक। और साथ में क्या? विभिन्न संभव कीमतें। कितनी पॉसिबल? मार्केट में पॉसिबल प्राइस कितने हो सकते हैं? 1 रुपया भी हो सकता है, 2 भी, 3 भी, 4 भी। तो इन सारी चीज़ों को एक जगह मिला दूं तो वो कहलाएगी मेरी डिमांड। और यदि मैं इसमें से केवल एक चीज़ की बात करूं, केवल इसकी बात करूं कि भाई जब प्राइस 2 रुपये होता है तो मैं 3 आइसक्रीम की डिमांड होती है मेरी, 3 आइसक्रीम खरीदता हूँ, तो ये स्पेसिफिक क्वांटिटी स्पेसिफिक प्राइस पर, दैट इज डिमांडेड क्वांटिटी। तो क्लियर हुई बात डिमांड और डिमांडेड क्वांटिटी की। डिमांडेड क्वांटिटी की जब भी हम बात करेंगे, क्वांटिटी डिमांडेड की जब भी हम बात करेंगे तो हम हमेशा इस स्पेसिफिक क्वांटिटी स्पेसिफिक प्राइस, अर्थात विशेष मात्रा और वस्तु की विशेष कीमत पर, मांग से अभिप्राय उस विशेष मात्रा से है जो उस वस्तु की एक विशेष कीमत पर खरीदी जाती है। मैं यहाँ कह रहा हूँ कि मैं 3 आइसक्रीम की डिमांड करता हूँ जब आइसक्रीम की कीमत 2 रुपये होती है। यदि आइसक्रीम की कीमत 4 रुपये है तो फिर मैं 3 की डिमांड नहीं कर रहा। तो ये वाली कंडीशन, इतनी कंडीशन डिमांडेड क्वांटिटी कहलाएगी। और वेरियस प्राइसेस, वेरियस क्वांटिटी, डिफरेंट पॉसिबल प्राइसेस, डिफरेंट पॉसिबल क्वांटिटीज, इन दोनों का कॉम्बिनेशन कहलाएगा डिमांड। तो दोनों में फ़र्क हो गया। आपसे डिमांड की डेफिनेशन पूछते हैं तब आप क्या कहेंगे? क्या चीज़ें सम्मिलित करेंगे? विभिन्न संभव मात्रा और विभिन्न संभव कीमत। बहुत सारी, विभिन्न मीन्स बहुत सारी, 1 2 3 4। और जब आपसे मांग मात्रा या डिमांडेड क्वांटिटी की बात करेंगे तो केवल एक स्पेसिफिक क्वांटिटी की बात करेंगे, एक विशेष मात्रा की बात करेंगे, और वो भी एक विशेष कीमत पर ही बात करेंगे। क्लियर हो गई बात? चलिए अब इसी में ही हम यहाँ पे एक इसका ग्राफ बना लेते हैं, क्योंकि हमें आगे ज़रूरत पड़ेगी। अभी समझ लो आप उसे। तो ग्राफ बनाने के लिए बेटा हम बहुत बड़े लंबे चौड़े ग्राफ पेपर, एक बात का ध्यान रखना, पेपर में आप लोग अक्सर क्या करते हो, क्योंकि आपको 10th से आदत पड़ी हुई है,
कि वो कहते हैं ग्राफ बनाइए, ग्राफ की सहायता से समझाइए। स्टैटिक्स में भी आपसे ग्राफ बनवाते हैं, इसमें भी आपसे चित्र भी नाम कह देते हैं, इसको ग्राफ भी कह देते हैं, कुछ भी कह देते हैं। लेकिन आपको 11th में इकोनॉमिक्स में चाहे वो स्टैटिक्स का ग्राफ है, चाहे वो जैसे बार डायग्राम अभी आप पढ़ोगे आगे स्टैटिक्स में, बार डायग्राम 10th में भी पढ़े होंगे आपने, तो उसमें वो तब बार डायग्राम कहाँ पे बनाते थे आप? ग्राफ पे। यहाँ ग्राफ पेपर आपको प्रोवाइड नहीं होगा, यहाँ आपको कॉपी में ही बनाना है। तो इसका ग्राफ बनाने के लिए आप कभी भी पेपर में कभी वेट करते रहें 2.5-3 घंटे तक, यूँ सोचते रहें कि सर आएंगे तब ग्राफ बटेगा तब बनाऊंगा, तो आप इसकी वेट बिल्कुल ना करें। ग्राफ आपको नहीं मिलेगा, आपको अपनी कॉपी में ही ग्राफ बनाना है, चाहे वो स्टैटिक्स का हो चाहे वो इसका हो, माइक्रो इकोनॉमिक्स का। तो इसका ग्राफ बनाने के लिए हम क्या करें? एक लाइन एक्स एक्सिस, सॉरी वाई एक्सिस, एक लाइन एक्स एक्सिस, ये वाई एक्सिस। यहां पे लिख दें हम प्राइस, पी लिख देते हैं केवल, तो उससे भी काम चल जाता है। फिलहाल मैं सारी चीज़ें लिख देता हूँ। कीमत ऐसे निशान बना दूँ, यहाँ वस्तु की मात्रा क्वांटिटी, इसको क्यू लिख के भी काम चल जाएगा आगे आगे। ये 0 हो गया, 1 2 3 4, 1 2 3 4, 1 2 3 4, 1 2 3 4। जब प्राइस 1 रुपया था, प्राइस कितना ले रहा हूं मैं? 1 रुपया। क्वांटिटी कितनी थी बेटा? 4। यहां से ऐसे चलूंगा और यहां से ऐसे चलूंगा, ये पॉइंट हो गया बेटा मेरा। ऐसे ही बनाते हैं। तो लगभग आईडीए से लेंगे हम, ये पॉइंट हो गया मेरा, यहां पर इसको ऐसे कर दोगे आप। जब प्राइस 2 रुपये था, क्वांटिटी कितनी होगी? 3। तो यहां से ऐसे चलूं, यहां से ऐसे चलूं, ये पॉइंट के करीब हो जाएगा मेरा। जब प्राइस 3 रुपये है तो क्वांटिटी रह गई 2। जब प्राइस 4 रुपये तो क्वांटिटी 1। ये वाली लाइन केवल मैंने आपको समझाने के लिए बनाई है, ये वाली लाइन आपको नहीं बनानी है, ठीक है? केवल आपको ये बनाना है। अभी और बताऊंगा आगे आगे क्या करना है। इन सारे पॉइंट्स को आप एक स्ट्रेट लाइन से जोड़ देंगे। ये बन गई आपका डिमांड कर्व, मांग वक्र। यहां पे डी लिख दें, यहां पे डी लिख दें। क्लियर? बना सकते हो। इसकी क्या प्रॉपर्टी होती हैं वो अभी बात करेंगे। फ्रॉम, चलो अभी बता देता हूँ। फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, लेफ्ट कौन सा पार्ट है आपका? लेफ्ट साइड ये है, और राइट साइड कौन सी है? ये है। तो फ्रॉम लेफ्ट टू राइट ये डाउनवर्ड होता है, नीचे की तरफ ढलवा होता है, ये कह सकते हैं। आगे आगे जब हम इसका डायग्राम बनाएंगे तो ये कुछ भी नहीं बनाएंगे। अब हमें पता लग गया कि ये लाइन कैसी आनी चाहिए, और हम सीधा क्या करेंगे जी, एक लाइन ऐसे डाल दें। ये हो गया जी मेरा डिवाइड कर्व। अब ये बहुत 4 और 1 और 3, ये 3 और 2, 4 और 1, 2 और 3, है ना, और 1 और 4, ऐसा बहुत कुछ हमें बिल्कुल सीधा या ऐसा सोचने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत नहीं है ना। आगे आगे तो हम डायग्राम एक बना के दिखाऊं तो मैं शॉर्ट में कैसे बनाते हैं, आगे आगे तो फिर हम ऐसा डायग्राम बनाना शुरू कर देंगे कि एक लाइन ये ली
एक लाइन एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, यहाँ पे पी लिखा, यहाँ पे एक्स लिखा या क्यू लिख दिया क्वांटिटी, और लाइन ऐसे डाल दी, यहाँ लिख दिया डी और डी। बस जी बन गया डिमांड कर्व। बना सकते हो आराम से, कोई दिक्कत? चलिए आगे बढ़ते हैं। तो इसमें अब अभी तक हमने क्या क्या कर लिया बेटा जी? अभी तक हमने डिमांड की बात कर ली कि डिमांड कब बनती है। 3 चीज़ों की बात करी हमने। डिजायर टू बाई ए क्वांटिटी, किसी क्वांटिटी को खरीदने की आवश्यकता। बेक्ड विद सफिशिएंट, परचेजिंग पावर होनी चाहिए। विलिंगनेस, इच्छा शक्ति होनी चाहिए पैसा खर्च करने की। इसके बाद हमने डिमांड की डेफिनेशन की बात कर ली थी, है ना। वस्तु की मांग का अर्थ वस्तु को खरीदने की इच्छा है जिसके लिए पर्याप्त क्रय शक्ति, खर्च, ये तो इन तीनों पॉइंट हो गए। मांग से अभिप्राय एक वस्तु की उन विभिन्न संभव मात्राओं से है जो एक उपभोक्ता उस वस्तु की संभव कीमतों पर एक निश्चित समय में खरीदने के लिए तैयार होता है। दोनों में ही समय हमें लगाना जरूरी है, टाइम पीरियड होना बहुत ज़रूरी है। इसके बाद हमने क्वांटिटी डिमांडेड, मांग मात्रा, इसकी बात कर ली थी। इसके बाद बात करें हम मांग अनुसूची, डिमांड शेड्यूल। द टेबल रिलेटिंग टू प्राइस एंड क्वांटिटी डिमांडेड इज कॉल्ड द डिमांड शेड्यूल। यही टेबल दैट इज कॉल्ड, मैंने बताया भी था आपको क्या है ये, डिमांड शेड्यूल, मांग अनुसूची, जो वेरियस प्राइस, वेरियस डिमांड को, डिमांडेड क्वांटिटी को शो करती है, वो कहलाती है। वह अनुसूची जो कीमत तथा मांगी गई मात्रा से संबंधित है, मांग अनुसूची कहलाती है। सिंपल। आगे बढ़ते हैं। डिमांड कर्व, ये मैंने आपको अभी बना के ही दिखाया था। ये क्या है, क्या बन गया बेटा मेरा? डिमांड कर्व। डिमांड कर्व इज ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ डिमांड शेड्यूल। डिमांड शेड्यूल को ग्राफिकली, हमने इसी डिमांड शेड्यूल को ही तो ग्राफिकली रिप्रेजेंटेशन किया इसमें, तो ये डेफिनेशन हो गई इसकी। डिमांड कर्व इज द ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ डिमांड शेड्यूल। मांग वक्र मांग अनुसूची का रेखीय प्रस्तुतिकरण है। अब बात करें इंडिविजुअल डिमांड शेड्यूल। मान लीजिए कोई व्यक्ति एक्स है, उसके डिमांड शेड्यूल की बात करें तो वही प्राइस ले लें, यहाँ पे क्वांटिटी डिमांडेड ले लें, प्राइस वही 1 2 3 4 और यहाँ 4 3 2 1। ठीक हो गई बात। ये एक्स पर्सन का है, लेकिन बाजार में बहुत सारे लोग होते हैं। केवल एक व्यक्ति की मैं बात करूं तो ये हो गया इंडिविजुअल डिमांड शेड्यूल। डिमांड शेड्यूल रिलेटेड टू ए स्पेसिफिक पर्सन इज कॉल्ड इंडिविजुअल डिमांड शेड्यूल। ऐसी मांग अनुसूची जो किसी व्यक्ति विशेष से संबंधित है, व्यक्ति विशेष की मांग से जुड़ी हुई है, वो कहलाती है व्यक्तिगत मांग अनुसूची। व्यक्तिगत मांग वक्र, इंडिविजुअल डिमांड कर्व, इसी का ही कर्व बना दो, यही वाला। ये इंडिविजुअल डिमांड कर्व हो जाएगा। मार्केट डिमांड शेड्यूल, इसको थोड़ा सा डिफिकल्ट बिल्कुल नहीं है, केवल समझने की बात है। मार्केट डिमांड शेड्यूल, एक मार्केट में एक ही व्यक्ति तो नहीं होता, बहुत सारे बायर्स होते हैं। तो ये प्राइस की बात कर लूं मैं आपसे, प्राइस 1 2 3 4। मान लीजिए एक व्यक्ति एक्स है, उस मार्केट में एक बायर है, वो जब प्राइस 1 होता है तो कितनी आइसक्रीम की डिमांड करता है? 4 3 2
1, उसकी डिमांड ये है। एक पर्सन वाई है, वो हो सकता है कुछ ज़्यादा पैसे वाला हो, उसकी डिमांड कितनी हो सकती है? यहाँ 8 हो सकती है, यहाँ 6 हो सकती है, यहाँ 4 हो सकती है, यहाँ 2 हो सकती है। वो ज़्यादा आइसक्रीम खाता है, ज़्यादा पसंद है, पैसा भी ज़्यादा है। लेकिन आप ऐसा भी नहीं है कि इसमें चाहे जो भर देंगे। जितनी 1 रुपये पे आइसक्रीम वो खरीद रहा है, 2 रुपये पे, उससे कम होनी चाहिए, 3 पे और कम होनी चाहिए, 4 पे और कम होनी चाहिए। ऐसा नहीं कर सकते आप कि 1 रुपये पे तो 8 खरीद रहा है और 2 रुपये पे वो कितनी खरीद लेगा जी? 12 खरीद लेगा। ऐसा संभव नहीं है। क्यों? क्योंकि किसी चीज़ का जब प्राइस बढ़ता है तो उसकी डिमांड कम हो जाती है। तो आपको यहाँ पक्का 8 से कम ही भरना पड़ेगा, तो हम 6 भर देते हैं। एक पर्सन मान लीजिए जेड है, वो जेड क्या कर रहा है? उसकी डिमांड इन दोनों के बीच की है। वो यहाँ 7 खा रहा है, यहाँ 5 खा रहा है, यहाँ पे 3 खा रहा है, यहाँ पे 1 खा रहा है। कुछ भी हो सकती हैं अलग अलग। एक पर्सन ए है, उसकी मान लीजिए यहाँ पे 8, 7, 6, 5 है। कुछ भी हो, लेकिन जैसे प्राइस बढ़ रहा है तो ये डाउनवर्ड होनी चाहिए, घटनी चाहिए ये वाली चीज़ें। मान लीजिए उस मार्केट में केवल 4 ही लोग, तो भाई पूरे मार्केट की टोटल डिमांड कितनी हो गई? डिमांडेड क्वांटिटी कितनी हो गई बेटा जी? 8 4 12 और 15 27, 6 3 9 और 12 21, 4 2 6 6 12 3 15, 2 3 4 और 5 9। ये किसकी होगी? पूरे मार्केट की होगी ना ये वाली। तो इसका अर्थ हुआ कि यदि मैं इन सारी को मिटा दूं और केवल ये ही 2 चीजें छोड़ दूं, तो ये क्या बन गई बेटा मेरी? मार्केट डिमांड शेड्यूल। क्योंकि टोटल डिमांड होगी पूरे मार्केट में। मार्केट में कितने बंदे थे? 4 थे। एक एक्स था, एक वाई था, एक जेड था, एक ए था। इन चारों का टोटल कर लिया हमने, तो वो कहलाएगी हमारी मार्केट डिमांड शेड्यूल। आगे बढ़ूं? समझ आ गया? मार्केट डिमांड कर्व, इसी का हम ग्राफ बना लें। कुल मिला के ग्राफ बनेगा ऐसा ही। तो डिमांड, इसको कैसे करोगे? ये वाई एक्सिस, ये एक्स एक्सिस, ये कहाँ से? 9 से शुरू हो रहा है, तो इसको कितना कर लें? 10, और बल्कि इसको 5, 10, 15, 20 ऐसे कर लो। 1 2 3 4, बस बन गया। ए 1 पे कितनी है? 27, 30, तो ये यहाँ के करीब बनेगा एक। 3 पे कितना है? 21, वो यहाँ के, अरे क्या गड़बड़ हो रही है भाई? सॉरी सॉरी सॉरी, 1 पे है वो, गड़बड़ हो गई भाई। अच्छा, ये 1 पे 27 है, 1 पे 27 यहाँ के करीब बनेगा। 3 पे 15 है, 2 2 पे 21 है, यहाँ के करीब बनेगा। 3 पे 21 है, 15 है, तो यहाँ के करीब बनेगा। 4 पे 9 है, तो यहाँ के करीब बनेगा। इसको जोड़ोगे, वो डिमांड कर्व ऐसा ही बन जाए, है ना? ये कितना? 4 पे 9, और ये 10 से थोड़ा सा पहले।
ऐसे ही बनाते हो ग्राफ। अब बहुत ज़्यादा इसमें यहाँ पे बहुत ज़्यादा ध्यान देने की ज़रूरत नहीं है, एक सिंपल सी चीज़ अब तो आ गई हमें कि हम एक लाइन ऐसे डाल लें, एक एक्स एक्सिस बनाएं, एक वाई एक्सिस बनाएं, ये वाई एक्सिस बना, ये एक्स एक्सिस बना, और एक लाइन ऐसे डाल दी, ये बन गया हमारा डिमांड कर्व। इसको यहाँ वाई एक्सिस लिख दो, यहाँ एक्स एक्सिस लिख दो, ये ओरिजिन हो गया 0। चलिए जी, स्लोप ऑफ डिमांड कर्व, ये क्या था बेटा मेरा P, ये क्या था Q, क्वांटिटी। अब ये ग्राफ कई तरीके से बन सकता है, ये स्लोप डिपेंड करेगा कि वो डिमांड कैसी है। अभी थोड़ा सा इलास्टिसिटी वाले चैप्टर में ज़्यादा डीपली पढ़ पाएंगे। भाई ये डिमांड कर्व लेफ़्ट टू राइट डाउनवर्ड होना चाहिए, तो ये भी डाउनवर्ड है ना, ये भी डाउनवर्ड है, ये भी डाउनवर्ड है, ये भी डाउनवर्ड है तो ये सारे डाउनवर्ड नीचे ही जा रहे हो, लेफ़्ट से राइट चलेंगे तो। लेकिन ये ज़्यादा डाउनवर्ड है, ये वाला कम है, ये उससे भी कम है, ये सबसे कम डाउनवर्ड है। तो ये स्लोप कैसा है ना, उस स्लोप को का अनुमान कैसे लगाते हैं, डेल्टा पी अपॉन डेल्टा क्यू। यहाँ पे आप यहाँ से स्ट्रेट नीचे आओ और यहाँ से एक्स अक्ष के पैरेलल इधर चले, तो जहाँ ये इसको टच करेगा दैट इज डेल्टा क्यू, और ये वाला P है तो दैट इज डेल्टा P। तो डेल्टा P अपॉन डेल्टा Q, इससे पता लगता है हमारा कि डिमांड कर्व का स्लोप कैसा है। इसका स्लोप ऐसा आएगा, डेल्टा P कैसा हो गया, बहुत बड़ा हो गया, डेल्टा Q बहुत छोटा सा रहा। इसका डेल्टा P छोटा सा रहेगा और इससे ही पैरेलल चलेंगे तो डेल्टा Q बड़ा हो जाएगा। तो इसका जो रेशियो है इन दोनों का, उससे हमें आइडिया होगा कि इस डिमांड कर्व का स्लोप क्या है। आपके सिलेबस में बहुत डीप नहीं है, बस इतना ही है। अब बात करें डिमांड फंक्शंस और डिटर्मिनेंट्स ऑफ डिमांड, मांग फलन या मांग के निर्धारक तत्व। अर्थात किसी चीज की आप कितनी डिमांड करोगे, इस चीज को कौन निर्धारित करता है? तो डिमांड के डिटर्मिनेंट्स, निर्धारक तत्व, कौन निर्धारित करेगा कि आप किस चीज की कितनी डिमांड करोगे। इसके लिए क्या करें हम, इसको मांग फलन भी बोलते हैं, डिमांड फंक्शन के मांग और उसको प्रभावित करने वाले तत्वों के बीच का फलनात्मक संबंध कहलाता है मांग फलन। किसी वस्तु की मांग और उसको प्रभावित करने वाले तत्वों के बीच का फलनात्मक संबंध, ये जो एफ लिखा हुआ है फंक्शन, इसको हम पढ़ेंगे डिमांड ऑफ एक्स कमोडिटी, है ना। एक्स वस्तु है, वो आइसक्रीम हो सकती है, आम हो सकता है, केला हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। तो डिमांड ऑफ एक्स इज एक फंक्शन टू, इस एफ को क्या पढ़ेंगे हम, फंक्शन टू पी एक्स पी आर वाई टी ई। समझ आ गई, पढ़ेंगे कैसे इसको। अब ये क्या होता है, ये देखते हैं अब एक बार कि ये होता क्या है। पी एक्स वस्तु की अपनी कीमत, ओन प्राइस ऑफ कमोडिटी, प्राइस ऑफ एक्स, पी एक्स को मैं पढ़ूंगा प्राइस ऑफ एक्स। एक्स क्या है, जो भी गुड्स या कमोडिटी हमारे पास है, तो दैट इज प्राइस ऑफ एक्स। अदर थिंग्स बीइंग इक्वल, अन्य सभी चीजें यदि समान हैं, द रिलेशनशिप बिटवीन ओन प्राइस ऑफ कमोडिटी एंड इट्स डिमांड इज इनवर्स।
यदि अन्य बातें समान हैं, अन्य बातें कौन कौन सी हैं? ये वाली चीज़ें, PRYTE, इनमें कोई किसी तरह का चेंज नहीं होता है ना। ये क्या होती हैं अभी पढ़ रहे हैं हम आगे नेक्स्ट पॉइंट में ही। यदि ये चीज़ें, इन चीज़ों में कोई चेंज नहीं हो रहा है PRYTE में, केवल इसी में चेंज होता है। किस में चेंज हो रहा है? केवल PX में, प्राइस ऑफ कॉमोडिटी में चेंज हो रहा है। तो अदर थिंग्स बीइंग इक्वल का मतलब समझ आ गई, PRYTE और इक्वल द रिलेशनशिप बिटवीन ओन प्राइस ऑफ कॉमोडिटी, उस कॉमोडिटी का खुद का प्राइस एंड इट्स डिमांड इज इनवर्स, इन दोनों का संबंध कैसा होता है? इनवर्स होता है। एक बढ़ेगा दूसरा घटेगा, एक घटेगा दूसरा बढ़ेगा। दैट इज लॉ ऑफ डिमांड, मांग का नियम। अभी हमने ऊपर टेबल पढ़ी थी। प्राइस जब 1 2 3 4 थे, क्वांटिटी डिमांडेड कितनी थी? 4 3 2 1। ये जैसे जैसे बढ़ रहा है, ये घट रहा है, ये चीज बढ़ रही है। एक बढ़ेगा, 1 से 2 क्या हुआ? बढ़ा, तो ये चीज क्या हो गई? घट गई। 2 से 3 फिर बढ़ा, ये 3 से 2 पे आ गई। समझ आई? 3 से 4 फिर बढ़ा, ये 2 से 1 पे आ गया, कम हो गया। एक चीज बढ़ेगी, इसको टेबल को मैं ऐसे भी बना सकता हूं, 4 3 2 1। ठीक है, यहां कितना लिख दूं? 1 2 3 4। प्राइस अब की बार 4 रुपये, 3 रुपये, 2 रुपये, 1 रुपये। प्राइस क्या हो रहा है? घट रहा है। क्वांटिटी क्या हुई? बढ़ गई, 1 से 2 हो गई। प्राइस और घटा, क्वांटिटी 2 से 3 हो गई और बढ़ गई। और प्राइस घटा, 1 रुपया और कम हो गया, डिक्रीज हुआ, तो क्वांटिटी 1 यूनिट और इंक्रीज हो गई, 3 से 4 हो गई। तो इनका रिलेशन कैसा हो गया बेटा जी? इनवर्स रिलेशन हो गया। एक डाउनवर्ड तो दूसरा अपवर्ड। यहां रिलेशन ये अपवर्ड तो ये डाउनवर्ड। क्लियर हुई बात? ये कब, ये कंडीशन कब है? ये तभी लागू होगी जब अदर थिंग्स बीइंग इक्वल, जब दूसरी चीजें कैसी हैं? समान हैं, स्थिर हैं, फिक्स हैं। अन्य बातें समान रहने पर, अन्य बातें कौन कौन सी? वही PRYTE। किसी वस्तु की कीमत और उसकी मांग में विपरीत संबंध होता है। विपरीत का मतलब एक बढ़ेगा तो दूसरा घटेगा। इसे मांग का नियम कहते हैं। लॉ ऑफ डिमांड हो गया। चलिए, ये तो प्राइस की बात हो गई। तो आप जैसे जैसे वस्तु की कीमत बढ़ेगी तो डिमांड कम कर देंगे, और यदि वस्तु की, उस कॉमोडिटी की कीमत कम हो रही है तो अपनी डिमांड बढ़ा देंगे। 50 रुपये किलो आम हैं, यदि आम सस्ते होकर 30 रुपये किलो हो गए, पहले आप 50 रुपये किलो आम की कंडीशन में 1 किलो आम खरीदते थे, और यदि आम अगले दिन घटकर 30 रुपये किलो हो गए तो आम के प्राइस में क्या हुआ? डिक्रीज हुआ। और डिक्रीज होने की स्थिति में अब क्या करोगे? आप आम ज़्यादा खरीदोगे, 2 किलो खरीद लोगे आज, तो आपकी क्वांटिटी बढ़ गई। प्राइस आम 50 से कितना हुआ? 30 हुआ। 50 रुपये कल गए थे, 50 रुपये आम था, कितने आम खरीद के लाए आप? 1 किलो। आज पता लगा, उसी ठेले वाले ने कहा कि बहन जी, या मान लीजिए आपकी मदर, ज़्यादातर ये सामान आपकी मम्मी खरीदती हैं, तो वो कहता है कि बहन जी आज तो 30 रुपये किलो हैं, तो आपकी मम्मी तुरंत कह देंगी भाई 1 किलो के बजाय आज तो 2 किलो दे दे भाई, सस्ते हो रहे हैं, आम ज़्यादा खरीद लो। और तीसरे दिन दोबारा आपकी मदर जाती हैं, वो कहता है जी नहीं आज तो आम 70 रुपये किलो हो गए, तब आपकी मम्मी क्या करेगी? भाई आधा किलो ही दे दे आज, जरूर आज ज़्यादा नहीं,
है ना। ये आम हो सकता है, टमाटर हो सकते हैं, नींबू हो सकता है, कोई भी सब्जी हो सकती है, चीनी हो सकती है, और चीज़ें हो सकती हैं। क्लियर हुई बात। तो कीमत बढ़ेगी, प्राइस बढ़ा, कीमत बढ़ते क्वांटिटी जो आप खरीदेंगे वो कम हो जाएगी, कीमत कम हो जाएगी, क्वांटिटी ज़्यादा खरीदना शुरू कर देंगे। ये तो रिश्ता हो गया पी एक्स और डी एक्स का। अब सेकंड, दैट इज पी आर। सेकंड इज पी आर, ये इंपॉर्टेंट है भाई। प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड्स। पी एक्स तो हो गया, प्राइस ऑफ एक्स, जिस कॉमोडिटी की हम बात कर रहे हैं, यहां भी एक्स है, यहां भी आर। पी आर मीन्स प्राइस ऑफ, यार ज़्यादा मोटा लिख रहा है, प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड्स, संबंधित वस्तुओं की कीमत। ये क्या होती है? दैट इज पी आर। संबंधित वस्तु जो मूल वस्तु है, जैसे एक्स थी, उससे जुड़ी हुई कोई भी वस्तु, वो कहलाती है संबंधित वस्तु। दो तरह की होती हैं। पहली वस्तु प्रतिस्थापन वस्तु, सब्स्टिट्यूट गुड्स। क्या होती हैं बेटा ये? दीज आर द गुड्स विच कैन बी सब्स्टिट्यूटेड फॉर ईच अदर सच एज टी एंड कॉफ़ी। यहाँ से पहले एग्जाम्पल की बात करो, उसके बाद समझेंगे परिभाषा। टी एंड कॉफ़ी, चाय और कॉफ़ी। आपके घर मेहमान आता है ना, आप अक्सर चाय बनाते हैं, उस दिन कॉफ़ी बना दी, कोई ख़ास फ़र्क नहीं, मेहमान की आवाभगत के लिए, है ना, मेहमान के स्वागत के लिए हम चाय या कॉफ़ी कोई भी चीज़ दे सकते हैं उसे। पेप्सी और कोक, आप ठंडा देना है, आप उसको पेप्सी दे दें एक गिलास में, या कोका कोला दे दें। कुछ मेहमान बुरा थोड़ी मानेगा कि भाई मुझे तो पेप्सी देनी चाहिए थी, कोक क्यों दे दी, मुझे तो चाय देनी चाहिए थी, मुझे कॉफ़ी क्यों दे दी, या कॉफ़ी देनी चाहिए थी, चाय क्यों दे दी। लगभग स्वागत के लिए एक ही चीज़ें हैं, उसका वेलकम करना है, हम चाय दे दें या कॉफ़ी दे दें, एक ही बात है। कोल्ड ड्रिंक में पेप्सी दे दें, कोक दे दें, लिम्का दे दें, चॉइस पूछ लें तो बात अलग है। बाई चांस मान लीजिए मेरे घर में आज कोक नहीं है, पेप्सी है, तो मैं पेप्सी भी दे सकता हूँ, तो मेहमान बुरा नहीं मानेंगे। आज मेरे घर में चाय ख़त्म हो गई है, मैं कॉफ़ी दे देता हूँ उसे, तो भी कोई दिक्कत नहीं है। जो एक के स्थान पे दूसरे को उपयोग में आसानी से लाया जा सके। क्लियर हो गई बात? तो प्रतिस्थापन वस्तुएं वे वस्तुएं जिनका एक दूसरे के स्थान पर प्रयोग किया जा सकता है, जैसे चाय और कॉफ़ी। एग्जाम्पल से ज़्यादा बढ़िया समझ आएगा आपको। चाय कॉफ़ी है, पेन पेंसिल है, कंप्लीटली सब्स्टिट्यूट नहीं होते, मिलते जुलते होते। मेरे पास पेन ख़त्म हो गया, पेंसिल से भी काम कर सकता हूँ। इंक पेन, बॉल पेन, उससे भी काम कर सकता हूँ, है ना। इंक पेन मान लीजिए निब टूट गई, अब तो खैर शायद तुम तो नहीं जानते होगे इंक पेन होता भी क्या है, तुमने तो कभी लिखा ही नहीं होगा, नए बच्चे तो। और बॉल पेन इस्तेमाल कर सकता हूँ। समझ आई बात? इन केस ऑफ सच गुड्स, अब इनका रिलेशन क्या होता है, इंपॉर्टेंट ये है। सब्स्टिट्यूट गुड्स की बात तो समझ आ गई तुम्हें, क्या होती है? चाय कॉफ़ी से एग्जाम्पल से समझ आ जाएगा, जिनको एक दूसरे के स्थान पर प्रयोग किया जा सकता है। इनमें से एक वस्तु की कीमत बढ़ने पर दूसरे की मांग बढ़ जाती है, ये समझने की बात है। एक वस्तु की कीमत बढ़ाएं तो दूसरे की मांग क्या होगी? बढ़ जाएगी। एक की क्या बढ़ाई मैंने, समझ लो इसको। मान लीजिए एक वही एग्जांपल लेता हूं मैं, चाय कॉफ़ी। मान लीजिए ये प्राइस और डिमांड, ये प्राइस और डिमांड। आपके या मेरे घर की बात करता हूं मैं, चाय 1 रुपया
पर यूनिट थी, बहुत छोटा एग्जाम्पल लेंगे, या मान लीजिए 10 रुपये किलो थी, हैं, तो आप सोचोगे 10 रुपये किलो में तो मज़ा ही आ जाएगा, 10 रुपये किलो चाय हो जाए तो। चाय तो 300-400 रुपये किलो है, 500 रुपये किलो भी है। तो हम डिमांड करते थे ½ kg की, और कॉफ़ी 20 रुपये किलो थी तो हम डिमांड कर रहे थे ½ kg की। समझ आई बात? ये कंडीशन थी। आपका 1 महीने का राशन टोटल आपकी मम्मी ½ किलो चाय लाती थी, टी, प्लस ½ kg कॉफ़ी। देन अब क्या हुआ, ये हमारी ओरिजिनल गुड्स है, मूल वस्तु है। क्या ले लूँ मैं इसको? मूल वस्तु। अब क्या किया, इसकी कीमत बढ़ गई, बढ़ के हो गई 20 रुपये किलो। आपकी मम्मी अगले महीने जब बाजार जाती हैं, आपके पापा राशन लेने जाते हैं, तब वो कहता है कि जी चाय तो बढ़कर हो गई 20 रुपये किलो, और भाई कॉफ़ी, कॉफ़ी भी 20 ही है जी। तो एक समझदार उपभोक्ता होने के नाते आप सोचो जरा क्या करोगे। सिंपल, हमारी डेली लाइफ से ही जुड़ी हुई चीज़ें हैं ये सारी, है ना। बहुत ज़्यादा रटने रटाने की ज़रूरत नहीं है। बाज़ार में जैसा व्यवहार हम करते हैं वही पढ़ रहे हैं सब कुछ हम यहाँ, है ना। एक सिंपल अपने ऊपर एग्जाम्पल लेके चलो, सारे अपने आप याद हो जाएंगी चीज़ें, नहीं इतनी टेबल कहाँ तक रटोगे। पहले महीने जब आप अपनी मम्मी के साथ गए थे, चाय थी 10 रुपये किलो, कॉफ़ी थी 20 रुपये किलो, आपकी मम्मी ने ½ किलो चाय ली, ½ किलो कॉफ़ी ली, टोटल 1 किलो सामान ले आए घर पे। पूरे महीने चला। अगले महीने फिर राशन लेने आप और आपकी मम्मी जाते हैं। अब की बार दुकानदार कहता है कि जी चाय के रेट तो बढ़ गए, चाय 10 से कितनी हो गई, 20। आपकी मम्मी ने पूछा कॉफ़ी के रेट क्या हैं? कॉफ़ी के रेट वही 20 हैं जी। अब आपकी मम्मी क्या कहेगी भाई? फिर ये चाय ½ किलो ही लेगी और कॉफ़ी भी ½ किलो ही लेंगी? नहीं, अब ऐसा नहीं करेंगे, हैं। अब क्या करेंगे? चाय तो महंगी हो रही है भाई, तो एक काम करो, चाय तो तुम दे दो, क्योंकि कभी कभी तो मन करता ही है पीने का। चाय तो 250 ग्राम ही दे दो, 1/4 kg दे दो। टोटल तो 1 किलो ही सामान चाहिए ना। और कॉफ़ी कितनी दे दो? 3/4। तो आपने क्या किया, 1/4 kg टी खरीदी, प्लस 3/4 मीन्स 750 ग्राम kg कॉफ़ी खरीदी। ऐसा ही होगा। इट मीन्स चाय की प्राइस में बढ़ोतरी हुई तो कॉफ़ी की डिमांड में इंक्रीज हुआ। दोबारा ध्यान दे लेना क्या कह रहा हूँ मैं कह रहा हूँ चाय की कीमत में वृद्धि होने पर कॉफ़ी की मांग बढ़ जाती है। इसकी कीमत की बात कर रहा हूँ, इसकी डिमांड की बात कर रहा हूँ, दोनों अलग अलग बात कर रहा हूँ। कीमत किसकी? चाय की। और डिमांड किसकी? कॉफ़ी की। जब चाय की कीमत बढ़ती है तो पक्का चाय की डिमांड तो कम ही होगी। ये तो अभी हमने ऊपर ही पढ़ा है। क्या पढ़ा था? लॉ ऑफ डिमांड। चाय की कीमत बढ़ने पर कॉफ़ी की डिमांड कम हो जाएगी, लेकिन हम अभी इसकी बात नहीं कर रहे। हम कर रहे हैं कॉफ़ी की डिमांड की बात कर रहे हैं। जब चाय की कीमत बढ़ेगी, चाय की डिमांड कम हो जाएगी, लेकिन इस पर हमें अभी बात नहीं करनी है। हमें बात करनी है कॉफ़ी की डिमांड का क्या होगा, क्योंकि इसकी ये रिलेटेड गुड्स है ना, सब्स्टिट्यूट गुड्स है। तो जब प्राइस ऑफ टी विल इंक्रीज देन डिमांड ऑफ कॉफी विल बी इंक्रीज। तो मैं अब शॉर्ट में बात करूं तो मैं ये कह सकता हूं कि
चाय का प्राइस यदि बढ़ेगा तो कॉफ़ी की डिमांड बढ़ जाएगी। लोग चाय छोड़ के कॉफ़ी खरीदना शुरू कर देंगे। भाई चाय तो महंगी हो गई, हम क्यों खरीदें, कॉफ़ी खरीदा करेंगे। यदि चाय की प्राइस कम हो जाते हैं तो फिर कॉफ़ी छोड़ के हम चाय खरीदनी शुरू कर देंगे। हम तो वही चीज़ खरीदेंगे ना जो सस्ती है। देन क्या गड़बड़, ठीक है। यदि चाय की कीमतें कम हो गई तो अब हम क्या कॉफ़ी की डिमांड कैसी कर देंगे, कम कर देंगे। क्यों? क्योंकि हम चाय छोड़ के, वो कॉफ़ी छोड़ के क्या खरीदेंगे, अब तो चाय सस्ती हो रही है। ये तुम्हें फलों में बहुत मिल जाता है। जैसे बरसात के या गर्मी के मौसम में जब आम होता है तो आपकी मम्मी क्या करती है, सेब छोड़ देती हैं, आम पे आ जाती हैं, आम खरीदती हैं खूब सारा। सस्ता है इसलिए सेब की डिमांड कम कर देंगी, आम की ज़्यादा करेंगी। अब सर्दियों, जैसे सर्दियां आएंगी, सर्दियों में क्या होगा, सेब बहुत सारा आ जाता है तो सेब की कीमत कम हो जाती है। आपकी मम्मी क्या करती है, उधर आम की कीमत बढ़ गई, आम को छोड़ के फिर सेब पे आ गई। इट मीन्स इनका रिलेशन कैसा हो गया बेटा, इनका रिलेशन हो गया एक बढ़ेगा, एक की कीमत बढ़ेगी, दूसरे की डिमांड भी बढ़ेगी। एक की कीमत कम होगी तो दूसरे की डिमांड भी कम होगी। यही एक लाइन समझाने के लिए आपको 10 मिनट मुझे लगे। इनमें से एक वस्तु की कीमत बढ़ने पर दूसरे की मांग बढ़ जाती है तथा पहली वस्तु की कीमत कम होने पर दूसरे की मांग कम हो जाती है। अब मुझे लग रहा है कि आपको ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा। क्लियर बात? चलिए आज हम यहीं तक पढ़ते हैं। इससे आगे भले ही हमें थोड़ा सा टाइम ज़्यादा लग जाए लेकिन हम समझ समझ के ही चलेंगे, है ना। वो आपको, कुछ बच्चों को हो सकता है ऐसा लगता हो कि सर बहुत धीमे पढ़ाते हैं, बहुत धीरे धीरे पढ़ा रहे हैं, सिलेबस हमारा ऐसे कैसे चलेगा, है ना। थोड़ी सी बात बताई और 40 मिनट हो गए सर को पढ़ाते हुए और इतनी सी बात बताई, एक बात को बार बार रिपीट करते हैं। बेटा हमें सभी तरह के बच्चों का ध्यान रखना होता है। कुछ बच्चे ऐसे भी तो हैं, मान लीजिए आपको एक चीज़ तो एक ही बार में समझ आ गई, आपको दूसरी चीज़ बहुत देर से समझ आई, पहली बार बताने से बहुत क्लियर नहीं हुई बात, है ना। तो कुछ बच्चे ऐसे हैं जिनको दूसरी वाली चीज़ तो एक बार ही बताने से हो गई थी लेकिन पहले वाली चीज़ क्लियर नहीं हुई। तो हमें तो दोनों ही बच्चों को क्लियर करना है, इसलिए थोड़ा सा टाइम लगाते हैं, है ना। आप चाहें तो इसको एक काम भी कर सकते हैं कि इसको 1.25, है ना, इंटू 1.25 इंटू 1.5 पे भी करके वीडियो को देख सकते हैं। तो उससे आप वीडियो, थोड़ी सी आवाज़ स्पीड बढ़ जाती है ना। तो वीडियो भी मान लीजिए 1 घंटे की वीडियो है, 1.5 में देखेंगे तो 40 मिनट में ही पूरी हो जाती है ना। तो यदि आपको लगता है कि चीज़ें मैं बहुत अच्छी तरीके से समझ पा रहा हूँ और मुझे तो ईजी लग रहा है तो आप थोड़ा सा फास्ट करके देख लें इसको। नीचे वीडियो में ऑप्शन होते हैं ये आपके। और यदि आपको लग रहा है समझ नहीं आ रहा तो आप इसको 1 पे ही करके देखें। और ये चीज़ें आप पढ़ भी साथ साथ सकें, इसके लिए इसको जब भी वीडियो देखें तो आप अच्छी क्वालिटी में, मीडियम या हाई क्वालिटी में ही देखें। ज़्यादा लो क्वालिटी में आपको ये अक्सर साफ दिखाई नहीं देंगे। चलिए आज यहीं तक की बात कर रहे थे हम, इससे आगे हम बात करेंगे कल नेक्स्ट वीडियो में। आपने मेरी बातें ध्यान से सुनी, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और आपको वीडियो अच्छी लगती है तो, कुछ कमियां दिखती हैं तो आप कमेंट्स में डाल सकते हैं, ठीक है, जिससे आगे के भविष्य में आपको जो वीडियो बन रही हैं आपके लिए और ज़्यादा बेटर हो सकें, उस सुधार के लिए आप कमेंट्स में अपने सजेशंस मुझे दे सकते हैं। थैंक यू। आपका दिन शुभ हो। पैंडेमिक चल रहा है, अपने स्वास्थ्य का, अपने परिवार के स्वास्थ्य का ध्यान रखें। गुड नाइट टू एवरीवन।